इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। कोरोना जैसी महामारी के बीच एक दूसरी बड़ी महामारी है जो कि पूरे देश में अपने पैर फैला रही है, वो है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस से बचने के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं, इसके रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने क्या क्या किया है, किस राज्य में ब्लैक फंगस के कितने मामले हैं, अब तक क्या कुछ किया जा चुका है, हर सवाल का जवाब थोड़ी ही देर में यानी कि ठीक 5:10 पर आपको इंडिया टीवी पर मिलेगा, जहां देश के बड़े राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर आज एक हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में आपके साथ जुड़ेंगे। आज हम बात करेंगे नेताओं से नहीं, बल्कि सीधे हेल्थ मिनिस्टर से, पूछेंगे उनसे सवाल उनके राज्य के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आईसीएमआर ने ब्लैक फंगस पर गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह बहुत घातक साबित हो सकती है। आईसीएमआर ने कहा है कि म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है और रोगियों को बहुत बुरे तरीके से जकड़ लेता है। जो बीमारियां हैं उससे मरीज के लड़ने की क्षमता को बाधित कर देता है और डायबिटीज के मरीज, इसके साथ साथ जिन मरीजों ने कोरोना से लड़ने के लिए स्टेरॉइड्स लिया है, वो लंबे वक्त तक या जो आईसीयू में रहने वाले लोग हैं, इन तमाम लोगों के लिए ब्लैक फंगस एक बहुत बड़ा खतरा है। इस बीमारी के पीड़ितों को आंख और नाक के आसपास बड़ा जबरदस्त दर्द होता है, खून की उल्टियां भी आ सकती हैं, सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है, गले और हड्डी में दर्द हो जाता है, चेहरे पर सूजन की शिकायत भी आती है, दांत और जबड़े ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब लक्षण के स्वरूप माने जाते हैं। खून में ग्लूकोज की मात्रा को कम करना, उसके साथ साथ स्टेरॉइड के कम से कम इस्तेमाल और एंटीबायोटिक्स के साथ साथ एंटी फंगल का बहुत समझदारी के साथ उपयोग करने से ही आप ब्लैक फंगस की इस महामारी से बच सकते हैं। आपको इस वक्त देश में ब्लैक फंगस का क्या स्टेटस है, किस राज्य में कितनी मरीज हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको बता दें। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को मंगलवार को ब्लैक फंगस की जो जानकारी दी है उसके मुताबिक देश में 7,000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले हैं, लेकिन यह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। महाराष्ट्र में फिलहाल 2,000 से ज्यादा ऐसे मामले हैं। राजस्थान में 750 ब्लैक फंगस के केसेस हैं। गुजरात में 1,900 ब्लैक फंगस के केसेस हैं। हरियाणा में 350 से ज्यादा ऐसे मामले हैं। तेलंगाना में 700 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में भी 200 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केसेस हैं। मध्य प्रदेश में 600 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केसेस हैं। तमिलनाडु में भी 50 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केसेस हैं और बिहार में 100 से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में भी 100 से ज्यादा और पंजाब में सबसे कम यानी कि 50 से कम ऐसे ब्लैक फंगस के केसेस हैं। ब्लैक फंगस में कैसे राज्य अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, कौन से राज्य सरकार क्या इलाज के कदम उठा रही है और उसके साथ साथ क्या सब तैयारियां हैं, क्या ब्लैक फंगस से लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है, इस पर इंडिया टीवी का हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी इसे राज्यों से आग्रह किया है कि इसे महामारी की संज्ञा दी जाए। ऐसे में इस महामारी से लड़ने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम 4 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात करने जा रहे हैं जो ब्लैक फंगस और उसके साथ कोरोना पर अपनी तैयारियां आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सत्येंद्र जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, पहला सवाल, 200 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केसेस दिल्ली में आ चुके हैं, ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसी है, दवाओं की उपलब्धि कैसी है? हाँ, दिल्ली में 200 से कुछ ज्यादा केसेस अभी तक मिल चुके हैं जी। और ये जो केसेस हैं दिल्ली के लोग भी हैं और दिल्ली से बाहर के लोग भी हैं, सभी को मिलाकर हैं। जी, आप कंटिन्यूसली बोले सत्येंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है। तो ब्लैक फंगस के केसेस के लिए मेरी आवाज दोबारा से पूरी रिपीट हो रही है। अच्छा, मैं उसको ठीक करा रहा हूं, मैं उसको तुरंत ठीक करा रहा हूं सत्येंद्र जी, प्लीज। तो इसमें ऐसा है कि दिल्ली में हमने दिल्ली सरकार के भी 3 हॉस्पिटल्स को इसके लिए डेजिग्नेट किया इलाज कराने के लिए, और जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी ब्लैक फंगस का इलाज किया जा रहा है। और जहाँ तक इसकी जो इंजेक्शन है, दवाई की बात है, अभी उसकी बिल्कुल कमी है और केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर जो पूरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है और केंद्र सरकार जैसे जैसे दे रही है तो उसको हम अस्पतालों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैं सिंपल सा है कि जितने भी इंजेक्शन मिलेंगे डायरेक्टली हॉस्पिटल्स को दिए जाएंगे।
इसमें ब्लैक मार्केटिंग की बहुत और खबरें आ इसकी रही बेहद हैं। कमी है, अभी बहुत ये भी कमी है। बताया जा रहा है कि चूंकि कमी जैसा कि आपने बताया कि अभी है, तो लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं और बहुत महंगी कीमत देनी पड़ रही। अभी तक देखो दिल्ली में इस तरह ब्लैक मार्केटिंग की कोई खबर आई नहीं है, क्योंकि दिल्ली में अवेलेबल ही नहीं है। दिल्ली में जो है ना, अवेलेबिलिटी नहीं थी किसी के पास भी, और जो भी थोड़ी सी डोजेज थी वो कल परसों में ख़त्म हो गई हैं। और केंद्र सरकार ने 200 कुछ डोजेज दिए, वो उसको हमने इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अभी 2000 डोजेज के लिए उन्होंने बोला है देने के लिए, तो जैसे ही मिलेगी हम अस्पतालों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसको इंडिविजुअल को नहीं दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि जो हॉस्पिटल में, क्योंकि इसका इलाज जो है घरों पे नहीं हो सकता है, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ही होगा, तो हम अस्पताल को डायरेक्टली दे रहे हैं। सत्येंद्र जी, तो फिर क्या दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है? केंद्र सरकार के पास तो इसका अधिकार है ही, लेकिन क्या दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है दवाओं का इंतजाम करना, या आप लोगों से सरकार को मदद हमने मांग रहे हैं? रिक्वेस्ट की है। देखिएगा मैं दोबारा से बता दूं आपको, केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर जो भी इसकी क्वांटिटीज हैं, सारे केंद्र सरकार ने उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। अब किसी भी राज्य सरकार को, किसी भी राज्य को चाहिए तो केंद्र सरकार ही अलॉट करेगी, वही मिल सकती है, आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते किसी से। चलिए, तो बाकी डॉक्टर्स के हिसाब से, अस्पताल के हिसाब से आपकी तैयारी पूरी है? आपको लगता है यहाँ कोई दिक्कत और दुविधा नहीं आने वाली? हाँ, अभी इसके अंदर हमारी तैयारियां पूरी हैं। मैंने जैसे बताया 3 दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल हैं, केंद्र सरकार के जैसे एम्स में भी इलाज हो रहा है, और भी शायद केंद्र सरकार के बड़े अस्पताल जरूर इलाज करेंगे। प्राइवेट के भी कई सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे दिल्ली के अंदर इसका इलाज किया जा रहा है। और देखो, मैं आपके माध्यम से ये बता देता हूँ कि ब्लैक फंगस के 2 कारण सबसे बड़े हैं होने के। एक तो शुगर लेवल का शरीर में बढ़ना, कि अंडर कंट्रोल शुगर होती है, और जो कोरोना के अंदर इलाज के अंदर स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, उसकी वजह से इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है, एनवायरनमेंट में होता है, परंतु स्वस्थ आदमी को इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो आपको जिसको भी स्टेरॉइड मिले हैं उसको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। स्टेरॉइड इंडिस्क्रिमिनेट यूज ना करें, डॉक्टर के बताए बिना बिल्कुल ना लें। डॉक्टर ने जब तक बताया तब तक लें। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि हॉस्पिटल छुट्टी मिल गई, घर जाके भी स्टीरॉइड चलो 1 हफ्ता और ले लेते हैं। बिल्कुल लेने की चीज नहीं है। डॉक्टर जब तक है तभी लेना है, और स्टीरॉइड जब तक है तब तक बहुत एहतियात रखने की जरूरत है। डस्ट में सबसे ज्यादा होती है, डस्ट से दूर रहें। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है उससे दूर रहें। सड़ी हुई चीजें गल रही होती, घर में खाने पीने की चीजें सड़ रही हैं, गल रही हैं, उससे भी हो सकता है, तो उनसे बिल्कुल दूर रहना। तो स्टेरॉइड जब तक है उसके कम से कम मुझे लगता है 1 हफ्ते बाद तक भी आपको बहुत सतर्कता की जरूरत है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो इससे बच सकते हैं। इलाज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही मुश्किल इलाज है इसका, और उसमें मुझे लगता है आसानी ये कि इससे बचें। बिल्कुल सत्येंद्र जी, इस बात की तो बधाई अब आपको देनी पड़ेगी कि आप लोगों ने काफ़ी नियंत्रण के साथ दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट को काफ़ी कम कर लिया है। काफ़ी फायदा हुआ, 5% के आसपास पहुंच गई है। लेकिन अब समस्या ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई वैक्सीन्स नहीं है, वैक्सीन्स नहीं है। इसका हल क्या है? पहले तो मैं दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी का बता दूं। आज 3009 केसेज आए हैं और पॉजिटिविटी है 4.76%, जो कि एक बार बढ़कर 36% तक चली गई थी। केसेज 28,000 तक चले गए थे, 28,000 से कम होते हुए अब 3009 केसेज पे आ गए हैं। तो केसेस अभी सिस्टम कंट्रोल में लगते हैं। पॉजिटिविटी भी 5% से नीचे आ गई है। तो एक मेजर बेंचमार्क होता है कि 5% से नीचे होना सबसे पहला बेंचमार्क माना जाता है। तो वो दोनों चीजें कंट्रोल में है। वैक्सीनेशन की बिल्कुल खत्म हो चुकी है वैक्सीन। 45 से नीचे जो है 18 से 44 साल तक वाली वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, बिल्कुल नहीं है। तो हमने केंद्र सरकार से कई बार रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द दें। दिल्ली सरकार अभी तक 49,67,000 लोगों को डोज लगा चुकी है, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड डोज मिला के है। तो फर्स्ट डोज हम 38,44,000 को और सेकेंड डोज हम 11 लाख लोगों को लगा चुके हैं। तो लगभग 50 लाख डोजेज हम लगा चुके हैं और हमारी बिल्कुल तैयारियां हैं कि हमारे को वैक्सीन मिलती है तो पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन को हम 2-3 महीने में लगा देंगे, पूरी पॉपुलेशन। तैयारी तो आपको पूरी है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि वैक्सीन आपको भी तो प्रोक्योर करनी है। केंद्र सरकार तो प्रोक्योर करके दे रही है जो आप लगा ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार अपनी तरफ से वैक्सीन प्रोक्योर कर पा रही है कि नहीं? देखिए, आपने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं? थोड़ा मजाक सा बन गया है, थोड़ा मजाक वाली बातें हो गई हैं। केंद्र सरकार कहती है कि कोई भी कंपनी किसी को बेच नहीं सकती हमारी परमिशन के बिना। जिसका कोटा केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार ने कोटे के 3 हिस्से किए हैं। 50% केंद्र सरकार को देना है कंपनियों को, 25% राज्य सरकारों को और 25% प्राइवेट को। और वो जो 25% राज्यों को देना उसका कोटा भी केंद्र सरकार बताती है किसको कितना कब देना है। तो सारा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में है। और मतलब मुझे लगता है कि अगर या तो ओपन मार्केट कर देते कि जिसको भी लेना ले लेते तो हम ले लेते तुरंत।
लेकिन आपके पास इंटरनेशनल टेंडर करने का तो ऑप्शन है, आप इंटरनेशनल टेंडर करके ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं। क्या दिल्ली सरकार इसके बारे में विचार नहीं कर रही? फिर से वही बात हुई। देखो, इंटरनेशनल टेंडर में भी होने वाला क्या है, जैसे कोविशील्ड है, कोविशील्ड दिल्ली में, इंडिया में भी बनती है, इंडिया से बाहर भी कई देशों में बनती है। जो वैक्सीन इंडिया में मिल रही है उसी वैक्सीन को वो कहीं और से, कहीं हमने दूसरे देश से देना चाहते हैं, तो बड़ा मुश्किल सा काम है। बनाने वाली दुनिया के अंदर 4-5-6 फर्म्स हैं। अगर दिल्ली अलग टेंडर कर रही है, महाराष्ट्र अलग कर रही है, तेलंगाना अलग कर रही है, यूपी अलग कर रही है, देश के सारे राज्य अलग अलग टेंडर करेंगे, आपस में लड़ेंगे कि नहीं जी उसी कंपनी के पास सारे जा रहे हैं कि आप उसको मत देना, मुझे दे देना। ये काम तो केंद्र सरकार का है। भाई आप इंटरनेशनल अगर प्रोक्योरमेंट करें, आपने इंटरनेशनल बेची भी तो थी, तब भी तो केंद्र सरकार ने बेची थी। 6.5 करोड़ डोजेज इंटरनेशनली बेची थी केंद्र सरकार ने, और केंद्र सरकार ने ही बेची थी तो केंद्र सरकार खरीद भी सकती है। तो उसके लिए बहुत आसान है, खरीदना भी आसान है, सबके लिए लेना भी आसान है। तो उसके अंदर कह रहे नहीं आप इंटरनेशनल खरीद दिए, किससे? कोवैक्सीन से खरीद लें, कोविशील्ड से खरीद लें। वो तो कोविशील्ड कोवैक्सीन तो उनका रेट फिक्स है, हम तो लेने को तैयार हैं, हम तो कोई बार्गेनिंग चाहते ही नहीं है। हम तो कह ही नहीं रहे कि हमें बार्गेनिंग की जरूरत है कि आप उसी रेट पे दिलवा दो। लेकिन अभी कोवैक्सीन उसने साफ तौर पे उसकी बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि जून के पहले या दूसरे हफ्ते तक बड़ी संख्या में कोवैक्सीन बनाने लगेगी, और कोविशील्ड ऑलरेडी बड़ी संख्या में बन रहा है, और कहा जा रहा है कि 6 से 10 करोड़ के आसपास जून के आखिरी हफ्ते तक वो भी बनाने लगेगी। तो आपके लिए उपलब्ध तो होंगे, आपको टोटल 1 करोड़ 80 लाख के आसपास वैक्सीन्स लोगों को वैक्सीनेट करना है, यानी कि आपको 3.5 करोड़ वैक्सीन शॉट्स चाहिए, तो ये तो आप प्रोक्योर कर सकते हैं शायद। देखिएगा, हमने कंपनीज को रिटर्न में लिख दिया है, कंपनी ने इनेबिलिटी बता दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो कहेगी तभी देंगे, नहीं दे रही है अभी केंद्र सरकार। और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आज हमें 1 करोड़ दे दे तो 1 करोड़ वैक्सीन हम 15 दिन में लगा देंगे। मिलने तो दीजिए। अभी तो ऐसे लग रहा है कि जी अभी खिचड़ी बनेगी और मिलेगी, और आप खाई नहीं अभी आपने। अरे भाई आएगी तो खाएंगे, अभी मिले तो सही। वैक्सीन अभी मिली नहीं, आप कह रहे लगा क्यों नहीं रहे? अरे भाई मिल जाएगी तो तुरंत लगा देंगे। हमारी अगर तैयारियां ना हो लगाने की तो आप मुझसे कह सकते हैं। जी सत्येंद्र जी, एक और आरोप भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सरकार पर बहुत प्रखरता से लगाया। कहा कि आपने ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह के हाई तौबा मचाई, आप उसके ऑडिट से भी भागते रहे क्योंकि आप एक क्राइसिस क्रिएट करना चाहते थे। इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत ही घटिया राजनीति है, इसके इतना दुखद है। आपके भी जानकार होंगे, मेरे भी जानकार हैं, मेरे भी आसपास काफी लोगों की डेथ हुई। दिल्ली के अंदर वो कहते हैं दिल्ली की आबादी कम है, दिल्ली को ऑक्सीजन कम देंगे। आज तक तो कभी कोटा फिक्स नहीं हुआ था, ऑक्सीजन तो बहुत सालों से मिलती है। अचानक केंद्र सरकार ने दिल्ली का कोटा फिक्स कर दिया। हमने कहा भी हमारे को 700 टन की जरूरत है, कहते नहीं 300 टन देंगे आपको। हद हो गई। अब कहते 300 टन को आपने ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अरे भाई उस टाइम पर 28,000 पेशेंट एक दिन में आ रहे थे, आज 3,000 पेशेंट आ रहे हैं। आज डिमांड अपने आप कम हो गई। कहते आज आपकी डिमांड कम है। अरे भाई है, मानता हूं ना, मैं कह रहा हूं ना हमारी डिमांड कम है। जब हमारे 28,000 पेशेंट रोज आ रहे थे तब डिमांड ज्यादा थी, आज डिमांड कम है। कह रहे आपने कहते उस टाइम पे ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। हद हो गई। आप कह रहे ना वैक्सीन हम आपको देने रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब बड़ी मजाक, इन्होंने मजाक बना रखा है कि वैक्सीन को हम मिलने नहीं देंगे। कहते आपने लगाया नहीं, लगाया किसको? आप कहते ऑक्सीजन आपको 700 टन की डिमांड है, आप 300 टन मिलेगी, आप इसको ठीक से डिस्ट्रीब्यूट कर लो 300 टन को। ये तो बहुत ही दुखद है। कल को कह दें कि दिल्ली का पेट्रोल जो आता है ना उसको हम आधा कर रहे हैं, अब इसको ठीक से डिस्ट्रीब्यूट कर लो। दिल्ली में दूध आता है, मान लो 1 करोड़ लीटर आता है, कहते हम इसको ना 25 लाख लीटर मिलेगा, अब इसको ठीक से डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अरे भाई अगर तुमने स्कैरिसिटी क्रिएट कर दी तो कैसे हो सकता है? डिमांड से कम में काम कैसे चल सकता है? ऑक्सीजन के बिना हम कहते हैं हॉस्पिटल के अंदर आपका वॉल बंद कर देंगे। अरे भाई अस्पतालों के अंदर 20,000 पेशेंट एडमिटेड थे। 20,000 लोग जब एडमिट थे तो उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, उनकी हटा दें सबकी। ये तो बहुत अजीब सी बात है, और मुझे लगता है बार बार ये इस बात को उठा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। एक आखिरी सवाल सत्येंद्र जी, सिंगापुर वेरिएंट कहकर क्या आम आदमी पार्टी ने एक इंटरनेशनल बखेड़ा खड़ा कर दिया? क्योंकि बच्चों के कोरोना से ग्रसित होने की बात तो हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर है। सेकेंड वेव में बच्चे बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं, तो इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हुई? आपके ना कई सारे मीडिया चैनल से ट्वीट किए, कई मीडिया चैनल से ट्वीट किए। सिंगापुर के आप सोशल मीडिया देख लीजिएगा, वहाँ पे भी हुआ कि बड़ी तेजी से बच्चों में फैल रहा है। उन्होंने बच्चों के लिए अलग से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बनाया है। वो चीज़ें उन्होंने खुद कही, वो इसको हमने रिपीट किया तो बहुत बड़ा इशू बन गया। बल्कि सिंगापुर ने तो ये कहा है कि ये वेरिएंट तो इंडिया से आया, इंडिया सरकार ने उसको रिफ्यूट भी नहीं किया। इंडियन गवर्नमेंट को रिफ्यूट करना चाहिए था। और देखो इस बहस की में ना पड़ के हमें बच्चों के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। जितने भी एक्सपर्ट है सारे कह रहे हैं कि जो नई वेव आएगी, थर्ड वेव जो आने वाली है, वो बच्चों की वजह से आएगी, बच्चों के लिए आएगी, तो उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए, सबको मिलकर करनी चाहिए।
और उसके हमने लिए आगाह किया केंद्र सरकार को। जी। उस आगाह करने के ऊपर इतना रिएक्ट करने के बजाय उसको मुझे से विचार करने की आवश्यकता होती है। और आप दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है बच्चों को बचाने के लिए? बिल्कुल, हम दिन रात तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। और जैसे कि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये वेव 4-5 महीने बाद आ सकती है, तो 4-5 महीने में पूरी तैयारी कर रहे हैं। सत्येंद्र जी, बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी पर अपने विचार साझा करने के लिए। और आपने बताया कि दिल्ली पूरी तैयारी के साथ है, ये अपने आप में हमें बहुत संतोष देती है। और आइए अब बात करते हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री से। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रघु शर्मा जी, पहला सवाल ब्लैक फंगस से ही संबंधित है। ब्लैक फंगस के काफी बड़े पैमाने पर मामले राजस्थान में भी सामने आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 1500 से 2500 के आसपास ब्लैक फंगस के आपके यहाँ पे केसेस आने की संभावना है। उसके मुकाबले जो दवाइयां हैं वो बहुत कम है। क्या स्थिति है आपके राज्य में? देखिए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक, राजस्थान में लगभग 700 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के मरीज हैं। और हमने जो भारत सरकार ने इसकी ड्रग को अपने नियंत्रण में लिया, एम्पोथेरेसिन को, हमें इन्होंने जो अलॉटमेंट किया करीब 1900 वाइल का किया था। 2300 वाइल फिर बाद में बढ़ाई उन्होंने, और उसमें से सप्लाई हमारे पास आई है 1850 वाइल की। तो दवा तो कम पड़ रही है, लेकिन हमने इसको एसेंशियल ड्रग की लिस्ट में डाल दिया है। और हमारे यहाँ पे जो कॉरपोरेशन बना हुआ है प्रिक्योरमेंट के लिए, RMSCL, अब वो इसका टेंडर करके और प्रिक्योरमेंट डायरेक्ट हम ही करने वाले हैं, क्योंकि ये अलग अलग कंपनियां बनाती है, कीमत भी उनकी अलग अलग होती है। सबसे बड़ी बात तो हमने की है कि हमने ये जो महामारी अधिनियम 2020 है, इसके अंदर इसको नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर कर दिया। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो अभी राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, जिसमें 5 लाख तक के इलाज का कवरेज है, उसमें ब्लैक फंगस को भी इंक्लूड किया है, ताकि इस बीमारी में आम आदमी को पैसे की मार नहीं पड़े, इलाज की सुविधा अच्छे से अच्छा अस्पताल में मिल जाए। राजस्थान में हमने जयपुर में मेडिकल कॉलेज में एक अलग इसकी इलाज की विंग शुरू की है, म्यूकोरमाइकोसिस की। और आज ही हमने 20 अस्पतालों को, जिनमें 9 तो सरकारी अस्पताल है और 11 प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिनके अंदर इस ब्लैक फंगस के इलाज के लिए पर्याप्त उपकरण है, उनके पास पर्याप्त मैन पावर है, पूरी सुविधाएं हैं, उसको देख के हमने 20 अस्पतालों को ही अधिकृत किया है कि यहीं पे इलाज हो सकता है। हर कोई अस्पताल इस डिजीज का इलाज नहीं कर पाएगा, तो उन 20 अस्पतालों को अधिकृत किया है, जिनमें 9 सरकारी है और 11 प्राइवेट है। बिल्कुल रघु शर्मा जी, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि वैक्सीन्स और उसके साथ साथ दवाइयां जो कि ब्लैक फंगस के इस्तेमाल की हैं वो कम पड़ रही, ऐसे में ब्लैक मार्केटिंग बड़ी आम है। बताया जा रहा है कि आपके राज्य में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ब्लैक फंगस की दवा की। देखिए, जहां तक SOG को हमने लगाया है, हमारे ड्रग डिपार्टमेंट, ड्रग कंट्रोलर और जितने भी अधिकारी ड्रग डिपार्टमेंट के सबको लगाया है। हम जहां कहीं भी, पहले रेमडेसिविर की ये बात आई थी तब छापे पड़े, लोग अरेस्ट भी हुए, तो यहाँ कोई बख्शने वाला नहीं है। राजस्थान में महामारी के इस दौर में अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसे कठोर से कठोर तो सजा मिलेगी, और तत्काल हमारी टीमें कार्रवाई करती है, छापा मारती है। ये सिस्टम पूरे राजस्थान में हमने डेवलप किया हुआ है, इसीलिए आप देखते होंगे जगह जगह छापामारी हुई है और जगह जगह लोग पकड़े भी गए। शर्मा जी, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हमने देखा कि कोविड के इलाज के समय कई कोविड पेशेंट्स को ओवरचार्ज किया गया, खास करके प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा। राजस्थान में ऐसे बड़े मामले सामने आए, अन्य राज्यों में भी आए, लेकिन राजस्थान में भी आए। आपने उस वक्त क्या किया? क्या लोगों की मदद के लिए आप सामने आ पाए? देखिए, जब पिछला दौर जब आया था, तब भी माइन्यूटली हमने अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल किस चीज का कितना चार्ज करेगा, उसकी माइन्यूट एक बहुत बड़ा ऑर्डर निकाला था। आज ही उसको रिपीट किया हमने। जहां कहीं भी इसका वोलेशन पाया गया, उस अस्पताल की मान्यता को हम रद्द करेंगे। अभी एक अस्पताल है जयपुर में,
इसी ग्राउंड पे उसकी मान्यता को रद्द किया गया, बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा। अगर महामारी के इस दौर में जो सरकार द्वारा निर्धारित दरें हैं उससे ज्यादा अस्पताल कोई अगर वसूलता, उसकी शिकायत हमें मिल गई और अगर ये प्रमाणिक हो गया तो वो अस्पताल के खिलाफ हम कार्रवाई करने से भी नहीं चूकेंगे। बिल्कुल रघु शर्मा जी, अब एक और बड़ी बात जिसके लिए पहले तो आपको बधाई देनी चाहिए कि आपने 1 लाख से ज्यादा लोगों का सैंपल सर्वे किया है ताकि पता चल सके कि जीनोम के आधार पर कौन सा वेरिएंट है कोरोना का जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है लोगों को। और इसमें यूके स्ट्रेन की बात निकल कर भी आई और उसके बाद वो स्ट्रेन जो हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर पाया गया B1617। आपने रिसर्च तो कर लिया, सब कुछ है, लेकिन लोगों को इससे फायदा कैसे मिल पा रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या इस बार जो सेकेंड वेव आई है, फर्स्ट वेव में हमारा ग्रामीण इलाका इससे ज़्यादा चपेट में नहीं था, नौजवान पीढ़ी भी बची हुई थी। अब दुर्भाग्य से पूरे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका फैलाव हो चुका। तो हमने राजस्थान में टीमें गठित की हर जिले के अंदर, वो टीमें डोर टू डोर सर्वे कर रही है। और अभी ताज़ा डिसीजन हमने किया है, एक मोबाइल वैन जिसपे माइक लगा होगा वो 10 गाँव में जाएगी। आज जो ILI केसेस हमारे आइडेंटिफाई हो रहे हैं डोर टू डोर सर्वे में, वो अभी तक करीब 8 लाख हैं। उनका हमने पहले हम लोग सिर्फ RT-PCR टेस्ट कर रहे थे राजस्थान में, जो सबसे ज़्यादा कन्फर्मेटरी टेस्ट है, लेकिन तब हमने एंटीजन के लिए मना किया था। लेकिन अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में जब फैला है तो हमने दोनों विकल्प लिए हैं। एंटीजन टेस्ट भी हम कर रहे हैं, जो ILI सिम्टम वाले केसेस आ रहे हैं उनका हमारी टीमें एंटीजन टेस्ट कर रही है। गाँव में जो वैन जा रही है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको तुरंत आइसोलेट किया या हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। और जो नेगेटिव आ रहा है एंटीजन टेस्ट में, उसके RT-PCR के सैंपल लेने की वो भी हमने व्यवस्था की है, ताकि दोनों पद्धति से ये जो ILI केसेस 8 लाख आए हैं, इनमें कितने लोग पॉजिटिव है इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और उनको हॉस्पिटलाइज कराना या उनको आइसोलेट करना, ये काम शुरू कर दिया। तो इसीलिए पिछले 4-5 दिन में हमारे केसेस की संख्या में एकदम गिरावट आई है। बिल्कुल गिरावट तो आई है और ये दिख भी रहा है, जो कि आपकी सरकार की एक सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन विपक्ष आपके काम से संतुष्ट नहीं है। कई तरह के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि गांव में सरकार ध्यान नहीं दे रही, बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। यहां तक कि मृतकों के आंकड़ों में भी फर्जीवाड़े का आरोप आपकी सरकार पर है। ना तो हमने कोई आंकड़े छिपाए, हमें कोई मजा नहीं आता, लेकिन ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। पहले जब PM केयर फंड से वेंटिलेटर्स आए, उस पर राजनीति करने लग गई कि डिब्बों में बंद है। जब हमने उसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात की, मैंने हर्षवर्धन जी को चिट्ठी लिखी कि भी जिन कंपनियों ने ये वेंटिलेटर दिए हैं उनके इंजीनियर्स आ नहीं रहे, इनको इंस्टॉल करने की जरूरत है, इनमें जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं उसके बारे में हमारे यहाँ कोई जानता नहीं है। तब इनकी बोलती बंद हो गई। तो कुल मिला के इस महामारी के दौर में गंदी राजनीति करना, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल अनुचित है। पब्लिक के सामने एक्सपोज भी हो रहे हैं ये। आप ये बताइए, इसका जवाब कौन देगा कि 40 लाख लोगों को कुंभ में जाने की इजाजत किसने दी? ये लोग गांव में लौट के आए और ये महामारी भी गांव में फैली, कौन जिम्मेदार है इसका? क्या पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोग? ये गंदी राजनीति करने का वक्त नहीं है। आज गांव-गांव में जो संक्रमण फैला है, वो 40 लाख लोग कुंभ में गए, वो गांव में लौट के गए, वो गांव में फैल गया। हमने किस तरीके से पिछले दौर में फर्स्ट वेव में गांवों को अछूता रखा था, क्या सख्ती रखी थी, विलेज कमेटियां बनाई थी। बीजेपी के नेता जब मुख्यमंत्री जी की VC में आते हैं तब तो हाँ करते हैं, तारीफ करते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा प्रबंधन किया है, और बाद में जब मीडिया को बोलना होता है उल्टी बात करते हैं। ये आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं राजनीति का, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। रघु शर्मा जी, एक बयान में आपका पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा कि 1900 वेंटिलेटर्स आपको मिले PM केयर्स फंड के द्वारा, जिसमें से 500 भी ऐसे वेंटिलेटर नहीं थे जो चल पाए, बाकी बेकार पड़े रहे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं, आपकी सरकार ये कहती है कि जो वेंटिलेटर्स आपको दिए गए वो बिल्कुल बेकार थे, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे? अगर ऐसा है तो क्या आपने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर या किसी और माध्यम से जानकारी दी कि भाई देखो आपका वेंटिलेटर चल नहीं रहा है? देखिए, मैं आपको उसी बात को बोल रहा हूं, हमें इसमें भी राजनीति नहीं करनी है। सवाल यह है कि जो कंपनी BEL ने इनको बनाया,
एग्वा प्राइवेट ने बनाया, 400 एग्वा के हैं और 1500 बीईएल के हैं। अब उन कंपनियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि इनके टेक्निकल एस्पेक्ट को हमारे यहाँ ट्रेंड आदमी थोड़ी है, जो कंपनी बनाती है उसी के इंजीनियर आते हैं, वही इंस्टॉल करते हैं। अब ये जो हमने अपने स्तर पे इनको लगाने की कोशिश भी की, तो चलते चलते अचानक इनका प्रेशर कम हो जाता है, कोई बंद हो जाता है, सेंसर काम नहीं कर रहे हैं इनके। ये टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए 2 चिट्ठियां हमारे सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन ने जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार को लिखी कि आप इन कंपनियों के इंजीनियर्स को हमारे पास भेजो। पहले तो बीईएल ने सबलेट कर दिया इनकी मेंटेनेंस का काम, और फिर हमने जब उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा 11 इंजीनियर हमने दे रखे हैं आपको। हमने कहा इनके नाम और मोबाइल नंबर दो। मोबाइल नंबर और नाम हमारे पास नहीं तो कैसे कांटेक्ट करेंगे इन इंजीनियर से हम? फिर हमने अपने स्तर पे व्यवस्था करी और चालू किया इनको, तो कई जगह बीच में बंद हो रहे। तो ये दिक्कतें आ रही है, लेकिन हम इन दिक्कतों के बावजूद राजस्थान के लोगों को बचाने के काम में लगे हुए हैं। अब अगर हम कह रहे हैं कि हमें मजा आ रहा है क्या महामारी के इस दौर में कि हम सवाल उठाएं, वेंटिलेटर भारत सरकार ने दिए, उनका धन्यवाद है, लेकिन वो वेंटिलेटर लोगों के काम भी तो आने चाहिए। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है। मैंने हर्षवर्धन जी को चिट्ठी लिखी, उनका जवाब भी आया, लेकिन आज स्थिति ये है कि अगर आप वेंटिलेटर दे रहे हो, हम घर में टीवी खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, वो कंपनी जो देती है उसके इंजीनियर आते हैं कि नहीं आते हैं, उनको सब समझा के जाते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लेते हैं, 2 साल की 3 साल की वारंटी होती है। जब इतना बड़ा प्रिक्योरमेंट आपने किया, तभी प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि वो इन सब का इनकी जांच कराएंगे, तो हमने वेलकम किया उसका। जी रघु शर्मा जी, अब सबसे बड़ी चुनौती तो वैक्सीनेशन की है। आप भी जानते हैं, आप लगातार इस काम में लगे पड़े हुए हैं, और अगर हम देखें तो सिर्फ 18 साल से 44 साल के बीच में आपको तकरीबन 3.7 करोड़ लोगों को वैक्सीन करना है। ऐसे में आपको तकरीबन 7 करोड़ वैक्सीन चाहिए। क्या आपकी सरकार हाथ पैर मार रही है, आप केंद्र के लिए ही अभी तक इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हाथ पैर नहीं मार रहे। आप सुनिए, पहला जो अबव 45 जिसमें 60 प्लस भी है, और हमारा फ्रंटलाइन वर्कर है, हेल्थ केयर वर्कर है, वो सारी कैटेगरी जो थी अबव 45, उसकी संख्या राजस्थान में 2 करोड़ 9 लाख थी, और उसके हिसाब से हमको 4.5 करोड़ वेस्टेज को अगर इंक्लूड करें और दोनों डोज को मिला लें, 10% ये वेस्टेज मानते हैं, 4.5 करोड़ डोज की जरूरत थी जो भारत सरकार को हमको देनी थी। हमें आज तक 1.5 करोड़ डोज मिली है। अब 3 करोड़ डोज का हम इंतजार कर रहे हैं। हमारी वैक्सीनेट करने की क्षमता 7 लाख डोज पर डे की है जो हमने डेवलप की है। स्टोरेज कैपेसिटी हमारी बहुत शानदार है, ये बार बार बताया जा चुका है, वीसी में भी बता दिया मैंने, और भारत सरकार को भी पूरा राइटिंग में सब मालूम है कि राजस्थान में स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, हमारे कोल्ड चेन पॉइंट कितने हैं। हमने हर जिला मुख्यालय पे एक वैन रखी है सिर्फ इसके वाइल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि ये वैक्सीनेशन साइट पर ले जाएं। हमने एक दिन में 5,81,000 वैक्सीन लगाई है लोगों को। अचानक दूसरे दिन हमारे पास 1 लाख वैक्सीन रह गई। तो सवाल ये है कि ये 3 करोड़ वैक्सीन जो भारत सरकार को देनी है, अगर ये टाइम बाउंड हमको दे देते हैं तो ये वैक्सीनेशन भी टाइम बाउंड हो जाएगा। तो ये तो उनका इशू है। रहा सवाल 18 साल से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों के लिए जी, जिनकी संख्या 3 करोड़ 25 लाख हम मानते हैं, उनके दोनों डोज को मिला के वेस्टेज को माने 7 करोड़ डोज उसकी चाहिए हमको। अब 7 करोड़ डोज की अगेंस्ट में सीरम इंस्टीट्यूट को 3 करोड़ 75 लाख डोज के लिए हमने ऑर्डर लिख के दिया। अब वो हमको 6.5 लाख उन्होंने वैक्सीन की डोज अवेलेबल कराई। उसके बाद हमने सीरम इंस्टीट्यूट को करीब 47 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए एडवांस, और भारत बायोटेक को 12 करोड़ एकदम ट्रांसफर किए। उसके बावजूद हमको ये वैक्सीन सप्लाई नहीं हो रही। तो अब हम क्या करें बताइए। तब जाके हमारे मंत्रिमंडल ने, राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने, मुख्यमंत्री जी ने, हमने ग्लोबल टेंडर में जाना तय किया, और हमने ग्लोबल टेंडर हमारा खुल भी गया जी। तो ग्लोबल तो अब टेंडर उसमें से हम देखेंगे कि किसकी रेट कम है जी, और कौन सप्लाई हमको बल्क दे पाएगा, तो उसके हिसाब से आप फिर इस पर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये बताइए, मेरे पास वक्त कम, इसलिए आखिरी सवाल आपसे समझना चाहता हूं, आपके हिसाब से 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों को कितने समय में आप वैक्सीनेट कर पाएंगे? एक टाइमलाइन आपने तय की है, किस तरह से आप इसे करेंगे?
इसका जवाब हम तो चाह रहे हैं समय सीमा पर करें, इसीलिए ग्लोबल टेंडर में गए हैं। जब 3000 करोड़ का बर्डन अचानक राजस्थान सरकार पर डाल दिया गया, अगर हमको बजट से पहले बता देते कि ये खर्चा आपको वहन करना है, बजट में प्रोविजन कर लेते। अब सारा बजट गड़बड़ा गया, उसके बावजूद भी हमने एग्री किया कि हम 3000 करोड़ खर्च करेंगे और इस एज ग्रुप को वैक्सीनेट करेंगे। अब सवाल ये है कि वैक्सीन राजस्थान में तो बनती नहीं है, वैक्सीन बनती है 2 कंपनियां बना रही है भारत में, भारत बायोटेक बना रही है, सीरम बना रही है। उनकी कैपेसिटी नहीं है। 6 करोड़ वैक्सीन तो विदेश में चली गई, भारत सरकार को भी देनी होती है, क्योंकि जो कैटेगरी भारत सरकार को सप्लाई करनी है वो उनको भी देंगे, हमको कितनी देंगे। ये परिस्थिति में हम लोग चल रहे हैं। आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हो, बेहतर है कि भारत सरकार के किसी मंत्री से ये आप सवाल करते, क्योंकि मैं तो जवाब देने की इसकी स्थिति में नहीं हूँ। हम तैयार हैं, हम जिस निश्चित समय अवधि में राजस्थान के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए हमारी तैयारी है। हमारे सामने समस्या है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की, और मजबूर होकर हमको ग्लोबल टेंडर करना पड़ा। कभी राज्य सरकारें ग्लोबल टेंडर करती है क्या? अलग अलग राज्यों को मजबूरी में ये ग्लोबल टेंडर करना पड़ा। उसके बावजूद भी हमारी निविदा खुल गई है, तो हम वर्कआउट करेंगे, देखेंगे हमको कितने टाइम में कौन सप्लाई कर सकता है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तभी समय के बारे में बता सकते हैं कि हम कितने दिन में बिल्कुल वैक्सीनेट कर देंगे। इसी रघु शर्मा जी, बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने टारगेट को जरूर अचीव करेंगे और हम सब मिलकर कोरोना की इस महामारी से एक साथ जूझते हुए आगे निकलेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और अब मैं आपको बताऊं, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी जुड़ रहे हैं। जयप्रताप सिंह जी, सबसे पहला सवाल ब्लैक फंगस को लेकर है, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे बड़े मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कदम उठा रही है? संख्या बढ़ रही है, स्थिति बहुत खराब बताई जा रही है, दवाइयां उपलब्ध नहीं है, कैसे आप इस पूरे समस्या का समाधान कर रहे हैं? सबसे पहले तो इसको केंद्र सरकार ने अपने गाइडलाइन के मुताबिक पूरे देश में अधिक संख्या में ब्लैक फंगस के केसेस को देखते हुए महामारी एक्ट के अंतर्गत इसको अधिसूचित करने का एक अभियान शुरू कर दिया है, एक निर्देश दे दिया है। तो सभी स्टेट्स, सभी राज्य इसको अपने यहाँ पर महामारी एक्ट के अंतर्गत इसको अधिसूचित कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ भी ये हो चुका है। इसके बाद अधिसूचित करने माने महामारी से जुड़ा हुआ कोई बीमारी जब अधिसूचित होता है तो इसके दवाइयों को सही तरह से सभी राज्य पेशेंट को पहुँचाने के लिए इसको कंट्रोल किया जाता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने इस बात पे ध्यान दिया है कि इस ब्लैक फंगस से संबंधित जो दवाई है उसकी उत्पादन भी कम हो रहा है और उसमें शॉर्ट सप्लाई भी है। तो उन कंपनियों से बातचीत करके उनके उत्पादन को कंट्रोल कर लिया गया है और जितना भी उत्पादन होगा वहाँ से सीधा केंद्र सरकार सभी राज्यों को आवंटित कर रहा है। उसी तरह उत्तर प्रदेश को भी हमको संख्या आवंटित प्रतिदिन के दिन होने वाला है। जयप्रताप जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि फिलहाल शायद आपको कमी महसूस ना हो रही हो, लेकिन संख्या लगातार बढ़ती जा रही है संक्रमण की, और ऐसे में अगर ये काबू के बाहर निकल गया तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। गांव, शहर, तमाम जगहों पर आपको ब्लैक फंगस पहुंचाना पड़ेगा, उसकी दवाइयों को। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी जो हमने मॉनिटर किया है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास केसेस अभी लखनऊ की है। लगभग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लगभग 86 केसेस हमारे पास अभी वर्तमान में है। टोटल हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश में 126 केस अभी तक चिन्हित किए गए, जो विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में या सरकारी में और कहीं कहीं प्राइवेट में लोग अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो उतने के लिए हमारे पास जितना हमारे पास अभी पिछला कल के दिन डेली हमारे पास कुछ न कुछ इसका इंजेक्शन का आवंटन होता है, उतने के लिए हमने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वितरण कर दिया है। और अभी हमारे पास डेली जितना भी आएगा उतना हम सभी मंडलों में, हमारा जो कमिश्नरी वाला मंडल है वहाँ पर जहाँ केसेस हमारे अधिक है वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू भी कर दिया। जयप्रताप जी, अब सबसे बड़ा सवाल जिस पर हम वापस लौटते हैं, वैक्सीनेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश ने अभी तक संख्या के आधार पर देखे तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन पूरे देश भर में किया है किसी भी राज्य की तुलना में, लेकिन आपकी जो वैक्सीनेशन दर है वो लगातार घटती चली जा रही। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होगा तो फिर हम इस कोरोना की चेन को कभी तोड़ ही नहीं पाएंगे। देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं, तो आंकड़े की खेल है कि जितना हमारे पास जो प्रमाणित कंपनियां हैं वो मात्र 2 कंपनी है जिसको ICMR ने क्लियर किया है, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। दोनों के हम लोग जानते हैं कितना उत्पादन हो रहा है।
उस उत्पादन क्षमता को देखते हुए अगर आपको ये भी देखना होगा कि अभी तक स्टार्टिंग से माने 16 फरवरी से लेके अभी तक जितना भी वैक्सीनेशन हुआ है वो लगभग 20 करोड़ से ऊपर की वैक्सीनेशन हो चुकी है इस देश के अंदर, जिसमें फेज वाइज आपका श्रेणीबद्ध करके हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 प्लस वर्कर्स, 60 प्लस के जो सिटीजन थे, 45 प्लस के जो कोमोबिलिटी वाले जो पहले थे, और उसके बाद 45 प्लस जनरल का भी खोल दिया है। तो 20 करोड़ लोगों को ऑलरेडी हम टीकाकरण करा चुके हैं, और उसी 2 कंपनियों के माध्यम से जितना भी उनका उत्पादन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आवंटित होने के बाद हमने वो सब किया है। उसके बाद जब 18 से 44 जब प्रारंभ हो गया था तो उस समय केंद्र सरकार का गाइडलाइन ये था कि सभी राज्य अपने संसाधनों से इन कंपनियों के द्वारा खरीदेंगे या जैसे भी जहाँ से भी उनको उपलब्ध होगा खरीद के अपने संसाधन से लगाएंगे। हमने 1 मई को हमने शुरू किया क्योंकि हमारे पास थोड़ी बहुत वैक्सीन आ चुकी थी एक कंपनी से, तो हमने 7 जनपद में हमने प्रारंभ किया। फिर थोड़ी सी और वैक्सीन आई तो हमने 11 जनपद और जोड़ा, थोड़ी और वैक्सीन आई तो हमने 23 जनपद में जोड़ा। अब सब मिला के हमने अभी तक 7-7.5 लाख टीकाकरण 18 से 44 का हम कर चुके हैं। हमने ग्लोबल टेंडर किया है। ग्लोबल टेंडर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे देशों अपने भी देश में उनको टीकाकरण करना है, तो कितना वो बाहर के देशों को सप्लाई कर पाएंगे ये बहुत स्पष्ट नहीं है। 2 और कंपनियां हैं जिनको केंद्र सरकार प्रमाणित करने जा रही है बहुत जल्दी, वो भी फाइनल स्टेज क्लिनिकल ट्रायल, 3rd स्टेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में हो गई है, तो उनका भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो उसके बाद हो सकता है उत्पादन कुछ यहाँ बढ़ेगा। कोवैक्सीन ने अपने 5 जगह और अपना क्षमता बढ़ाने के लिए टाई अप किया है कुछ कंपनियों के साथ, जिससे वो अपना क्षमता बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएगी। और कोविशील्ड भी अपना इसी तरह से कर रही है, और जो डॉक्टर रेड्डी लैब जो हमारा प्रमाणित हो चुका है वो स्पुतनिक अपना इंपोर्ट करके वहाँ से भी कुछ ला रही है। तो सब मिला के हम लोग कांस्टेंट टच में हैं सभी कंपनियों से। लेकिन अब ऐसे में जहां पर प्रधानमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं कि जहां पर बीमार वहीं उपचार, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी लगातार जा रहे हैं जगहों पर, बातचीत कर रहे हैं और 57 जिलों तक वो अपना दौरा भी कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आपके पास कोरोना की इस महामारी के पूरे चेन को तोड़ने के लिए उपयुक्त संसाधन है? छोटे छोटे पॉकेट्स में आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा सवाल है आपके लिए। अभी आपको शायद उत्तर प्रदेश के बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगा कितने आंकड़े से कितना काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपना अनुभव कायम किया है 2020 के समय में जब हमको कोरोना पहली बार हमने लड़ाई लड़ी, पहली बार मुकाबला करा, तब उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना अनुभव था, न संसाधन थे, न कुछ था। वहाँ से जब हम 2021 में आए और जिस तरह से तेज़ी से कोविड-19 के वायरस ने अपने आप को म्यूटेट करके एक अलग रूप में दिखाई दिया और जिसमें अधिक संख्या में लोग इन्फेक्शन हुए और उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ गई, तो ये पूरा जो 220 के समय में जो हुआ था वो पूरा बदल के 2021 में बिल्कुल अलग हो गया है। तो इसके कारण से हम लोग को संसाधन अपने और ज़्यादा करने पड़े थे। ऑक्सीजन से जुड़े हुए लोग लगभग 99% लोग थे ऐसे कि जो भी इससे इफेक्ट हो जाता था उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। जहां हमको मान लीजिए 200 टन ऑक्सीजन अगर आवश्यकता होती थी अगर उत्तर प्रदेश में, तो अब 1000 टन से कम नहीं लगता है। ये स्थिति थी हमारा अप्रैल के महीना में। इस समय हम लोग ने अपने मैनेजमेंट के द्वारा, अपने अच्छे प्रबंधन के द्वारा हम गाँव में भी जाके हमने इसको नियंत्रण में रखा है। आज हम गाँव में 1,66,231 टेस्टिंग हम करते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड RT-PCR लेके। ये पिछले 5 तारीख से हम लोग ने अभी तक हम लगभग एवरेज हम 1,60,000 का हम टेस्टिंग वहाँ करा रहे हैं। गांव में संक्रमण न फैले वहाँ पर पहले से ही हम अपने निगरानी समिति के द्वारा चिन्हित कर लेते हैं ऐसे सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को जिनको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार या साड़ी या ILI जैसे इलनेसेस होते हैं, और उनको हम पहले ही मेडिकल किट्स पहुँचा देते हैं जिससे वो वहीं के वहीं वो इन्फेक्शन दब जाता है। जो सीरियस टाइप के होते हैं उनको उठा के हम अपना L2 के हॉस्पिटल में या जहाँ भी हमको ले जाना उनको ले जाके उनका उपचार कराते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे एक कोने में 97,000 हमारे ग्राम पंचायत है, वहाँ तक हम अपने मेडिकल किट्स पहुँचा रहे हैं। उसका क्रॉस चेकिंग करने के लिए एक बहुत इंटीग्रेटेड सिस्टम टेक्नोलॉजी पर हम लोगों ने तैयार किया है। हमारे बेड्स एलोकेशन का भी हमने पूरा डिजिटल माध्यम से हमने तय कर दिया है। इसलिए हर चीज़ का हम लोग का समीक्षा प्रतिदिन मुख्यमंत्री के द्वारा
जी। रोज सुबह 10 बजे हमारा टीम 9 के द्वारा होता है, इन सभी बिंदुओं पर होता है और इसकी क्रॉस चेकिंग लगातार होने के नाते अगर कहीं कमी आती है उस पर तुरंत हम लोग उस पर एक्शन भी लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने उत्तर प्रदेश की सराहना की है जिस तरह से आप कोरोना संक्रमण को हैंडल कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं। बहुत बड़ी आबादी है, इसको भी आप मैनेज कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल कहते हैं कि इस इंटरनेशनल मीडिया में लगातार लाशें दिखाई जा रही हैं जो उत्तर प्रदेश की हैं। उसके बाद यही बताया जाता है आपके ऊपर कि आप मृत्यु दर को छिपा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है, लीपापोती कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है फिर? एक तो मुझे लगता है कि इस महामारी के बारे में कोई समझ में नहीं आता किसी को। ये तो जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में एपिडेमिक है, 100 साल में एक बार एपिडेमिक आया है। हम उसको महामारी के रूप में देखते हैं तो महामारी तो किसी भी सरकार में, किसी भी सदी में, किसी भी समय, किसी दिन आ सकती है और जिस महामारी का जब आता है उसकी कोई जानकारी किसी को नहीं होता है तो उसका उपचार करने का तरीका उसी समय बनाया जाता है। इसमें मुझे नहीं समझ में आता कि विपक्ष से क्या लेना देना इसमें। विपक्ष तो अपना जो कुछ उसमें उनको इतने बड़े महामारी में, कोई भी इतना बड़ा महामारी में संसाधन हमेशा कम पाए जाएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आपके पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे और आप ही अगर इसके आंकड़े मिला लेंगे, हमारा इंडिया का, भारत का और अमेरिका का, फ्रांस का, इंग्लैंड का, ब्राज़ील का, तो आप खुद देख लेंगे कि 130 करोड़ के देश में कितनी मृत्यु हो रही है, कितने हमारे पॉजिटिव पेशेंट अभी तक आए, कितने हमारे उपचारित आए। ये आप खुद ही कंपेयर कर लेंगे, हम लोग को तो रोज मिलता है ये सब फिगर। इसमें मालूम होता है कि इतने विकसित देश जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल के संसाधन उनके पास, उसके बाद भी वो अनकंट्रोलेबल हुआ। आज भी वहाँ पर वही स्थिति है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे जितना हम लोग कर रहे हैं। इतना तो मुझे लगता है कि उस समय तो इसमें विपक्ष का बात तो आता ही नहीं है। अब विपक्ष को जो कहना है वो समय आ रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं चुनाव होता है, उनको लगता है उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आने ही वाला 8-10 महीने के अंदर, तो खुल के उसमें कहे ना। वहाँ पर हमारे यहाँ तो भाई जनता तय करती है। अगर जनता को लगता है हमारे मैनेजमेंट में इतना कमजोर है तो बिल्कुल हमको हटा के किसी और को बैठा देगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार में है, चुनी हुई सरकार है, तो हम अपने हिसाब से मैनेजमेंट, हमने जो प्रबंधन तैयार किया, हम नीचे स्तर तक, एक एक गांव तक हम पहुंच के एक एक व्यक्ति का हम पूरा क्रॉस चेकिंग करते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, उसके हालचाल पूछते हैं, उसको मेडिकल किट पहुंचाते हैं, उसका टेस्टिंग भी करते हैं। इतना बड़ा संसाधन हम आज चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मात्र उत्तर प्रदेश जैसे 124 करोड़ के राज्य में। तब ये बात तो तभी समझ में आएगा जो इस कुर्सी में बैठ के देखता है, तब उसको समझ में आएगा। बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्री जी, एक और आरोप आपके ऊपर आपकी सरकार के ऊपर विपक्ष लगा रहा है। वो ये कह रहा है कि भले ही हाईकोर्ट के निर्देश के तहत पंचायत चुनाव आपने अपने राज्य में कराए, लेकिन पंचायत चुनाव के दौरान जो संक्रमण की बात सामने आई, खास करके जो टीचर्स हैं उनके बारे में कहा गया कि 1600 से ज्यादा टीचर्स जो पंचायत चुनाव के समय ड्यूटी पर थे, उनकी मृत्यु कोरोना की वजह से हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ 3 लोगों की मृत्यु को कोरोना से जोड़ती है जो टीचर्स हैं उनके। असलियत क्या है? देखिए, एक तो ये बात तो खैर इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा इसमें शायद इसका कोई जांच भी हुआ था या उन्होंने कुछ बताया होगा। बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, मगर इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि केंद्रीय चुनाव आयोग के जो गाइडलाइंस होते हैं किसी भी चुनाव में, वो राज्य चुनाव आयोग उसी को अडॉप्ट करती है। उसके अंदर फ्रॉम द टाइम ऑफ ड्यूटी, माने जब वो बस्ता लेके व्यक्ति जाता है, या मान लीजिए ट्रेनिंग के समय आता है, ट्रेनिंग के बाद उसका ड्यूटी लगता है, ड्यूटी में वो अपना बस्ता लेके जाता है, चुनाव करके वापस आता है, उस दौरान उसका कोई अगर एक्सीडेंट हो गया या सांप काटने से कोई मृत्यु हो गई या अन्य किसी कारण से कुछ भी हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका फुल्ली कंपनसेट किया जाता है। ये केंद्र चुनाव आयोग एंड राज्य चुनाव आयोग सभी जगह पूरे देश में ये लायबल है, ये चलता भी है। महामारी एक ऐसा शब्द है, क्योंकि कोविड-19 एक महामारी है, तो पहले कभी क्योंकि आया नहीं है तो उस नियमावली में शायद इसको दिया नहीं होगा, मगर उसमें भी जब देखा जाता है तो उनके गाइडलाइन से हम देखते हैं कि ट्रेनिंग से लेके वापस आने तक, चुनाव कराने तक, उस बीच में अगर उसको कोरोना हुआ होगा या कोविड उसको हुआ होगा या उसके पॉजिटिव आया होगा या नहीं जानकारी होगा, बाद में आया और 1 हफ्ते बाद उसकी मृत्यु होगी, तो उसको बिल्कुल विचार होना चाहिए। वो तो मानते हैं हम लोग इस बात को कि भाई मेरे कोविड की वजह से हुआ, कोविड में आपको बुखार हो गया, जैसे मान लीजिए आपने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करने के बाद आपको बुखार आ गया क्योंकि काफ़ी इन्फेक्शन रहा होगा, उसमें लोग एंटीजन टेस्ट कराए थे उस समय, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ छूट गया होगा, तो उससे जब वो आदमी फील्ड में जाता है या फील्ड में जो वोटर से मिलते हैं, वोटर अपना वहाँ पर आते हैं, बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए थे उस समय,
तो उनके कारण से उनको इन्फेक्शन हुआ और 1 हफ्ते बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो बिल्कुल वो कोविड में माना जाएगा और उस हिसाब से उस कंपनसेशन में वो लायबल हो जाएंगे। तो इसमें कितनी संख्या है कितनी नहीं है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक शिक्षा विभाग ने अपना कुछ फिगर्स उन्हें बताया है, इसलिए हमको इसकी बहुत बारे जानकारी नहीं है। जी, एक आखिरी सवाल मंत्री जी से पहले कि आप हमसे विदा लें, आपको क्या उम्मीद लगती है क्या 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेट कराने में, भले ही जबकि आप सबसे ज़्यादा वैक्सीनेट करा चुके हैं लोगों की संख्या के तौर पर, लेकिन क्या कोई टाइम फ्रेम है आपके पास, कब तक करा पाएंगे? क्या हम भी मानकर चलें कि भाई कब उत्तर प्रदेश में ये चेन खत्म होगा? नहीं, अभी इतना फ्लूइड नहीं है। जो हम लोग का रेगुलर इंटरेक्शन होता है प्रधानमंत्री के साथ, और अभी भी उन्होंने किया था 2 दिन पहले, जब देश के कुछ हिस्सों में जिला अधिकारियों के माध्यम से उन्होंने अपना फीडबैक लिया था, तो उसमें हम लोग भी थे। और उसके पहले भी जितने इंटरेक्शन होते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ, ये समझ में आ रहा है कि जून महीना में उत्पादन काफ़ी बढ़ेगी कंपनियों का, या और कंपनी इसमें प्रमाण किए जाएंगे। और ये समझ में आ रहा है कि जैसे जून महीना में काफ़ी बड़े डोजेज में हमको अधिक संख्या में हमको वैक्सीन मिलने लगेगा। तो यदि जून में हमको मिलना शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है एंड ऑफ द ईयर तक हम लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर, क्योंकि तब तो हम पूरा तेज़ी से करेंगे। हमारे सेंटर तो हमारे पहले से स्थापित हैं। 45 प्लस में फर्स्ट डोज ज़्यादा संख्या में लग गया है। सेकेंड डोज हमको लगाना है जब अब 3 महीने के बाद जो नए गाइडलाइंस आए हुए हैं। तो 18 प्लस का वैक्सीन हमको जून से मिलना शुरू हो जाएगा, तो हम बिल्कुल पूरी तैयारी में, मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर तो हमको कर लेना चाहिए। काफ़ी तेज़ी से हम करेंगे, जितना टाइम लगेगा उसमें। ये बहुत पॉजिटिव बात आप कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर में आप पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों को आप वैक्सीनेट करा पाएंगे। बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। ब्लैक फंगस और वैक्सीनेशन पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री की बात आपने सुनी, लेकिन कोरोना महामारी पर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, बस 5 मिनट का इंतजार कुरुक्षेत्र में देखिए सौरभ शर्मा के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।